चलिए बेटा, तो आज अपन स्टार्ट चलिए बेटा, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आइए उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आखिर इस चैप्टर में है क्या, लॉजिक क्या है चैप्टर का, एंड ऑल सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो उनके बारे में बातें करते हैं। आइए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें होने वाली है, कितना मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है, वो सारी बातें अपन करेंगे। तो बेटा देखिए, चैप्टर का जो अपना वेटेज है वो 15 to 20 मार्क्स तक जाता है। इसलिए जो चैप्टर है अपना बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। और 15 से 20 नंबर तक ये चैप्टर जैसा कि आपको दे रहा है, तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी आसान होते हैं इस चैप्टर से, मतलब बहुत ही आसान। कुछ क्वेश्चंस तो आपको मैं बताऊंगा जब एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 8 to 10 मार्क्स तक के होते हैं, और आप उनको इवन 5 मिनट्स में भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं, वो अपन एग्जाम क्वेश्चंस पर आएंगे तब देखेंगे। पीजीबीपी के साथ में जो डील करता है वो हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन 28 to 44D डील करता है। इनकम टैक्स का सेक्शन 28 से लेकर के 44D डील करेगा हमारा पीजीबीपी के साथ में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी। सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया जाए उसको डेली पढ़ना कंपलसरी, क्योंकि इसमें चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। चीजें कनेक्ट होती जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, आपको एक बिजनेसमैन बन के सोचना है। सोच भी जैसे सैलरी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारी सोच क्या होती है, एक एम्प्लॉय की सोच बन जाती है। जब हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हमारी सोच क्या बन जाती है कि हमारा खुद का ही घर है। अदर सोच में कोई सोच नहीं होती, वो इनकम के बेसिस पर चेंज होती रहती है हर इनकम के हिसाब से। लेकिन यहां पर आपको एक बिजनेसमैन की सोच रखनी है, मतलब आपका खुद का बिजनेस है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप आपके माइंड में क्या करिए, फिक्टिशियस बिजनेस क्रिएट कर लीजिए। आप आज से ही आपका एक बिजनेस खोल लो, उसका जो नाम रखना है वो रख लो, क्योंकि वो बिजनेस आगे चलने वाला है। और इस चैप्टर में अपन उसी बिजनेस की इनकम्स निकालने वाले हैं। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई बिजनेसमैन बन के सोचना है, प्रोफेशनल बन के भी सोच लो, लेकिन आपके लिए ज्यादा सुटेबल अभी बिजनेसमैन रहेगा। तो आपको ये जो चैप्टर सोचना है, क्या सोच के साथ पढ़ना है, तो आप एक बिजनेसमैन हो, ये सोच आपकी होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ में आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब हर चैप्टर में जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आखिर हम इस पर्टिकुलर हेड को, पर्टिकुलर चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसमें क्या पढ़ना है वो अपन बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि क्यों का जब हमको आंसर मिल जाता है ना,
तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है कि हम किसी चीज़ को क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो जवाब अगर अपन को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो इस पीजीबीपी चैप्टर को पढ़ने का भी रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हेड आया ही क्यों, इनकम टैक्स के अंदर इस हेड को बनाया ही क्यों है। जनरली क्या होते हैं, सब लोग कहाँ से शुरू करते हैं, अच्छा इसका पहला सेक्शन ये है, ये पढ़ लो, दूसरा सेक्शन ये, तीसरा ये, 28 पढ़ लिया, 29 पढ़ लिया। अब वो ठीक है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्यों पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि उस क्यों का जवाब जब आपके पास में होगा तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे, तभी चीजों को प्रैक्टिकली समझ पाओगे। और इवन दो जब आप सीएमए बन जाओगे तो क्लाइंट के साथ भी आप तभी डील कर पाओगे, वरना आप रटते रह जाओगे और आपको पता चला आपके पास में कोई क्लाइंट आया और कुछ आंसर ही नहीं दे पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला और मेन रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वाई वी स्टडी पीजीपीपी, ये हेड क्यों बनाया गया। ये एक कंपनी है, ए लिमिटेड। आपने देखा होगा कि चाहे प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, कोई भी हो, वो लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। उसके अंदर P&L, बैलेंस शीट, जनरल एंड ऑल, वो सब कुछ आपके आ जाते हैं, वो सब कुछ आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अब बताओ, आप जो जो भी चीजें करते हो अकाउंट्स के अंदर, वो कहाँ लिखी हुई है? कौन बोलता है भाई आपको ऐसे ही करना है, ये चीज ऐसे ही करनी है, वैसे करनी है? ये बोलता कौन है? कहाँ लिखा हुआ है? देखिए क्या आंसर आते हैं। बिल्कुल बेटा, अकाउंट्स में हमको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ करते हैं और सारा सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। अब क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ सर कहाँ लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है। तो जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में इनकम क्या, जो आपका प्रॉफिट आया वही आपकी इनकम। तो जो प्रॉफिट निकलेगा आपके बिजनेस का, इस ए लिमिटेड का, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? एस के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए ए लिमिटेड ने अपना प्रॉफिट निकाला, इन्होंने बोला हमारा 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, और इनकम टैक्स वालों को बोला लो इस 5 लाख रुपीज पर क्या ले लो, टैक्स। लेकिन एक इश्यू है यहाँ। इश्यू क्या है यहाँ? कि जो प्रॉफिट 5 लाख आपने निकाला है वो एज पर अकाउंटिंग, तो जैसे ही ये प्रॉफिट आप इनकम टैक्स वालों को बताओगे ना, 5 लाख का प्रॉफिट, वो इसको डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे। वो बोलेंगे हम नहीं मानते इस प्रॉफिट को। ऐसा क्यों भाई? आप क्यों नहीं मानते? क्या रीजन है ऐसा कि आप इस प्रॉफिट को नहीं मानते? उनके काफी सारे रीजन है। रीजन कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति का प्रॉफिट आ रहा होगा 15 लाख रुपए, टिल देन 15 आ रहा था, उसको टैक्स बचाना था, तो उसने क्या करा है ना, प्रोविजन बना ली। प्रोविजन बहुत सारे, बैड डेट्स का, किसी लाइबिलिटी का वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रोविजंस बना, और उसने प्रॉफिट कम कर दिया। अब आप सोचिए और मुझे बताइए कि क्या ये सही बात है? यस और नो, क्या लगता है? क्या ये सही बात है भाई? प्रॉफिट कम करने के लिए हमने तो प्रोविजन बना लिए और हमने हमारा प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया। नहीं सर, ये सही बात नहीं है। और क्या इस चीज को ऐसे ही चलने दिया जाए तो हर कोई ये काम करके अपना प्रॉफिट कम कर लेगा कि नहीं? यस और नो बताओ मुझे। ऐसे ही चलने दिया जाए तो हर कोई अपने प्रॉफिट को कम कर लेगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कर लेगा। और इससे फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नुकसान होगा कि नहीं? यस और नो बताओ।
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नुकसान हो जाएगा, हर कोई अपना प्रॉफिट कम करता रहेगा। तो अब क्या करें? अब आप इनकम टैक्स वालों की जगह होते तो क्या अकाउंट्स के प्रॉफिट को एडमिट करते क्या फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स? यस और नो? अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग जो प्रॉफिट निकाला गया है, क्या आप उसे एडमिट कर लेते क्या? यस और नो? आप भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्चुअल में अकाउंटिंग के अंदर कुछ चीजें ऐसी है, इवन अकाउंटिंग में तो कंट्रोल भी तो नहीं है। आज एक बात बताओ, क्या डेप्रीशिएशन किस रेट से लगाना है, क्या अकाउंटिंग में फिक्स कर रखा है क्या? क्या आपको किसी एसेट पर इस रेट से ही लगाना है डेप्रीशिएशन? क्या अकाउंटिंग में बात फिक्स कर रखी? नहीं कर रखी। एक ही एसेट पर कोई एसएसी चाहे तो 10% से लगा दे, कोई दूसरा बिजनेसमैन चाहे तो 15% से लगा दे, और कोई चाहे तो 20% से लगा दे। कोई रेट फिक्स नहीं है अकाउंटिंग में कि इसी रेट से डेप्रिसिएशन लगना। तो प्रॉब्लम इज दैट कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग तो एक साल में, जब जिस साल में प्रॉफिट ज्यादा बन रहा होगा उसमें 50% लगा देंगे, बोलेंगे देखो हमारा तो डेप्रिसिएशन है, खर्चा है, काय का टैक्स दे आपको। किसी साल में मान लो प्रॉफिट कम बन रहा हो, बोले इस साल में है ना 5% ही लगाओ, इस साल में लो ही मत, इस खर्चे को बताओ मत, क्योंकि कई सारे खर्चों पर कंट्रोल बिजनेसमैन का होता है इन अकाउंटिंग। अब होता क्या है कि इनकम टैक्स वालों को तो ये बात पता है, तो इन सारी बातों का तोड़ उन्होंने पीजीबीपी में निकाल दिया। उन्होंने बोला कि ये जो प्रॉफिट आप हमें बता रहे हो ना, जो प्रॉफिट हमने निकाल के बताया है, एज पर अकाउंटिंग जो प्रॉफिट निकलता है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो निकलता है, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अकाउंटिंग में क्या है कि कई सारी चीजें आप आपके कंट्रोल में होती है, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेते हो, तो बोलते हैं हम इस प्रॉफिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इस अकाउंटिंग के प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करो? इनकम टैक्स के प्रॉफिट में। अकाउंटिंग के प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर दो? इनकम टैक्स के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दो। आपने जो प्रॉफिट निकाला है वो एज पर अकाउंटिंग, लेकिन ये एज पर अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट में आप कुछ क्या करो, एडजस्टमेंट कर दो। चलो आपने इतनी मेहनत करी है, आपका ये जो वैल्यू है ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ भी बोलो आप, वॉट एवर, वो चीजें हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उनका एडजस्टमेंट कर दो एक बार, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पर आप क्या दे देना, टैक्स दे देना। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना क्या है कि अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो होता है किसी बिजनेस का, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है आपको? इनकम टैक्स के प्रॉफिट में। एक तरीके से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाला काम हो गया। अकाउंटिंग के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस, फिर उसके बाद आ जाएगा इनकम टैक्स का प्रॉफिट। आपने रिकंसिलेशन पढ़ा होगा, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, पासबुक और आपकी कैश बुक का रिकंसिलेशन, या आप कॉस्टिंग में पढ़ते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का रिकंसिलेशन। वहां पर आपके पास में क्या होता है कि एक चीज का बैलेंस होता है, और एक चीज के बैलेंस से आप दूसरी चीज के बैलेंस तक पहुंच जाते हैं कुछ एडजस्टमेंट करते हुए। पढ़ा है कि नहीं, याद है कि नहीं? यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ सवाल का जवाब। एक चीज के बैलेंस होता है और दूसरी चीज के बैलेंस पर पहुंच जाते हैं, और आप उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं। बताओ यस और नो? कुछ चीजें ऐड लेस करके हम पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां पर होता है। अकाउंटिंग के प्रॉफिट को हमें इनकम टैक्स के प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास में पीजीबीपी की नॉलेज होनी चाहिए। जब हमें इनकम टैक्स में बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट निकालने के क्या प्रोविजन है, जब वो पता होंगे भैया, तभी तो हम इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो आखिर क्या करें कि हम अकाउंटिंग के प्रॉफिट को कन्वर्ट कर पाए इनकम टैक्स में? इसका सॉल्यूशन भी तो दे दो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको ये सीखना है तो इसके लिए जाकर के पढ़ो क्या,
पीजीबीपी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जाके पढ़ो, वहां पर आपको नॉलेज मिलेगी किस बात की, कि बिजनेस से रिलेटेड इनकम टैक्स में क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। वो प्रोविजंस पढ़ लो, नॉलेज गेन कर लो। जब वो नॉलेज आपको गेन हो जाएगी, देन आपको क्या करना है, अकाउंटिंग के प्रॉफिट को इनकम टैक्स के प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की आपको नॉलेज मिल गई और आपको कर देना है। सो दिस इज आवर मोटिव और दिस इज आवर रीजन टू स्टडी पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और इसको रीजन को जानना बड़ा जरूरी होता है। तो आज बताओ एक बात, अगर कल को कोई ये बात आके आपसे पूछ ले कि पीजीबीपी क्यों पढ़ते हैं, तो इसका जवाब उसको दे पाओगे कि नहीं, यस और नो, बताओ। और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, कई लोगों को नहीं पता होता, आप इन्होंने पढ़ा हुआ है, ये पूछ लो ना क्यों पढ़ते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले यहाँ चलो ये ऐसे ऐसे करना है, क्यों करते हैं। तो ये आपको एक्यूरेट इसका आंसर मिल गया, जवाब मिल गया। अब अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले सब कुछ समझेंगे और फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आता हूं, उसको देखते हैं एक बार। इस चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन भी मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो आप वहां से भी इसको, अगर आप डेली जो जो पढ़ते जाते हैं उसको रिवाइज करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर जब चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास में क्या है कि एक पीएनएल दिया हुआ है किसी बिजनेस में, अकाउंटिंग का पीएनएल है, अकाउंट्स का पीएनएल। क्या दे रखा है देखो, परचेज कॉस्ट दी हुई है आप 10 लाख रुपीज की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की 2 लाख, जनरल एक्सपेंस 3 लाख के दिए हुए, डेप्रीशिएशन 2 लाख के, बिल्डिंग परचेज करिए कोई 3 लाख की दी हुई है, नेट प्रॉफिट 5 लाख। क्रेडिट साइड में देखे तो सेल्स दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट की इनकम हुई है वो भी दी। अच्छा, इनकम टैक्स के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग हेड बनाओ, वो हम जानते हैं। अकाउंटिंग के अंदर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में आती है। अगर आप कहीं से रेंट की इनकम कमा रहे हो तो भी पीएनएल के क्रेडिट में आएगी, आप सेल्स कर रहे हो तो भी पीएनएल में ही आएगी। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ट्रेडिंग में आती है वहां पर, लेकिन आएगी ट्रेडिंग एंड पीएनएल के अंदर ही। बताओ यस और नो, ये बात पता है कि नहीं कि सारी इनकम क्रेडिट साइड में आती है वहां, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। होपफुली ये बात आपको पता है बेटा, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। अब लेकिन इनकम टैक्स वाले तो इस प्रॉफिट को मान जाएंगे कि ये जो 5 लाख का प्रॉफिट आपने निकाला है, इसको क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा एक्सेप्ट, क्योंकि ये तो आपने एज पर अकाउंटिंग निकाला। वो बोलेंगे कि इस अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट को आप किस में कन्वर्ट करो, इनकम टैक्स के प्रॉफिट में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए तो हमको पीजीबीपी आना चाहिए, तभी कर पाएंगे। जब हमने पूरा पीजीबीपी पढ़ा होगा तभी कर पाएंगे। तो उसके लिए अब क्या करें? अभी यहाँ पर फिलहाल जो मैंने आपको एग्जाम्पल बनाया है, इसमें मैंने आपको विद प्रोविजन बता दिया है होना क्या चाहिए। फिर अपन आगे जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सीखेंगे। अभी तो हमको ये मोटिव सीखना है, अभी तक भी अपन मोटिव सीख रहे हैं, आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपका रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्लास भी अगर आपने छोड़ी तो आपका लिंक बिगड़ जाएगा, सारी चीजें लिंक्ड है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। बोला गया कि जो परचेज हमने ऊपर बता रखी है, उसमें से 50,000 रुपए की परचेज कैश में है और वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होती। अभी ये सब कुछ खुद ही बताएगा क्वेश्चन, क्या सही है क्या गलत है, आगे जाके हमको खुद पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो बात है, ये बात, एक सेक्शन है 40A सबसेक्शन 3, वहां लिखा हुआ है अगर आप 10,000 से ज्यादा कैश में खर्चा करते हैं तो अलाउड नहीं। तो अपन को अगर कोई ऐसे बोल दे 50,000 कैश परचेज करिए, हम साफ साफ समझ जाएंगे अच्छा ये तो अलाउड होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो हमने वो पढ़ा नहीं है ना, तो इस वजह से इसने बता दिया कि भाई इतना करा है और ये अलाउड नहीं होता है। ये अभी सब कुछ बताएगा हमको क्या सही है क्या गलत। आगे जाके जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको खुद पता चलता जाएगा कि भाई क्या सही है क्या गलत, क्योंकि आगे से
जब क्वेश्चन आएगा तब वो हमें थोड़ी बताएगा कि ये अलाउड नहीं होना चाहिए था, ये हमें पता होना चाहिए कि ये चीज अलाउड नहीं होनी चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस है कुछ 20,000 रुपीज के पर्सनल नेचर के हैं जो कि अलाउड नहीं होते। तो परचेज से रिलेटेड बोला कोई 50,000 का खर्चा है वो अलाउड नहीं है क्योंकि वो कैश में किया गया है 50। यहाँ पर फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बोल रहा है, वो भी ऊपर दे रखा है। 20,000 का कोई खर्चा है उसमें से वो भी पर्सनल नेचर का है तो अलाउड नहीं होगा, खुद ही बता रहा है। एडजस्टमेंट तो अभी अपन करेंगे। ये देखो ऊपर ये रहा अपना, ये जो परचेज का खर्चा है 10 लाख का, इसमें से 50,000 रुपये क्या है कैश में है तो वो नॉट अलाउड बताया है। फिर ये रिपेयर मेंटेनेंस जो 2 लाख रुपए है इसमें से बोला 20,000 रुपये जो है वो पर्सनल नेचर के, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे बताओ। डेप्रिसिएशन 2.5 लाख है एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स। इस पीजीबीपी चैप्टर में जो सबसे बड़ा सेक्शन और टॉपिक है ना वो डेप्रिसिएशन ही है। एज पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन निकालना बड़ा आसान काम है। आसान क्या, रेट दे देता है, कॉस्ट इनटू रेट कर देते हो, निकल जाता है। यहां पर तो हमको निकालना पड़ेगा। वो सब कुछ निकालना कैसे जाता है वो सीखेंगे। जैसे ये डेप्रिसिएशन है, ये 2 लाख क्या है एज पर अकाउंटिंग, लेकिन ये बोल रहा है एज पर इनकम टैक्स तो कितना बन रहा है, 2.5 लाख बन रहा है। तो अब करे क्या, वो आगे देखेंगे, अभी सब कुछ सीखेंगे। फिर आगे बोला कैपिटल नेचर के एक्सपेंस इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होते। क्या हमने एक्सपेंस साइड में कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस बताया हुआ है क्या? बताइए मुझे, क्या आपको कोई कैपिटल नेचर का खर्चा दिख रहा है? यस सर, हमको दिख रहा है ये कैपिटल नेचर का खर्चा, हमने बिल्डिंग परचेज की तो ये खर्चा है। क्या ये खर्चा एज पर इनकम टैक्स अलाउड होना चाहिए? नहीं सर, मना कर दिया, ये तो अलाउड ही नहीं है कैपिटल नेचर की। और फिर बोल रहा है कोई इनकम है 50,000 की जो कि क्रेडिट ही नहीं हुई है P&L, मतलब आनी चाहिए थी और आई नहीं है। तो अब बता देंगे भाई, वो करते हैं क्या करना है उसका देखते हैं। और अब हमें निकालना क्या है, पीजीबीपी हेड की इनकम निकालनी, हम बिजनेस की इनकम निकाल। तो एक बात बताओ, क्या ये 3 लाख रुपीज यहां आनी चाहिए एज पर इनकम? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख रखा है, इनकम टैक्स के अंदर तो इसका हेड कौन सा है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है। और हम तो बिजनेस हेड की इनकम निकालेंगे तो ये भी यहाँ नहीं आनी चाहिए। ये हमने बाय डिफॉल्ट सोचा कि यार P&L में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या कर रही है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो अलग हेड बना रखा है, तो इसको भी हटाएंगे, हम बाद में देखेंगे। ये सारे ट्रीटमेंट्स अपन को करने हैं, तो ये ट्रीटमेंट्स तो करेंगे, पहले आप लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। और फास्टली आप नोट करिए जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब इस प्रॉफिट में हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। मैं आपको इधर रफली पहले बता देता हूँ क्या हमको करना क्या है। हमको बेस लेना होता है, आपको सबको ध्यान इधर समझने पर। प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग, अकाउंट्स के प्रॉफिट का ऑलवेज बेस लेना होता है और उसी प्रॉफिट में हमको एडजस्टमेंट करना होता है। अब कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी, बड़े ध्यान से समझिएगा क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें लेस करनी। कोई एक्सपेंस था, आपको लेस नहीं करना था लेकिन आपने कर दिया, तो उसको सही कैसे कर सकते हैं बताइए।
तो ये एक्सपेंस आपको डिडक्ट नहीं करना था, लेकिन आप तो कर चुके हो, तो उसको सही कैसे करें? जब उसको आप डिडक्ट कर चुके हो, कम कर चुके हो, तो आप उसको वापस से बढ़ा दो, मतलब लेस कर चुके हो तो ऐड बैक कर दो, वैसे सही कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना। कोई एक्सपेंस था, वो आपको डिडक्ट करना था लेकिन करा ही नहीं है अभी तक, तो उसको सही कैसे कर सकते हो? नॉट येट डिडक्टेड, आपने अभी तक डिडक्ट ही नहीं करा उसको, तो अब कर दो। तो उसको क्या करेंगे अपन, लेस कर देते। अच्छा, यही सेम बात मैं आपसे इनकम के पर्सपेक्टिव में पूछूं तो, कोई इनकम है, रॉन्गली क्रेडिट हो गई है, आपके पी एंड एल के अंदर आ गई, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रखी है, तो उसको सही कैसे करोगे आप? कोई इनकम नहीं आनी चाहिए थी लेकिन आ गई है, अब क्या करें, उसको सही कैसे करें? उस इनकम को हटाए कैसे आप? और हम या तो ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं प्रॉफिट के अंदर, ये दो एडजस्टमेंट ही पॉसिबल है। तो ये इनकम फालतू में, अगर कोई इनकम नहीं आनी चाहिए थी फिर भी आ गई है, तो वो उसने हमारे प्रॉफिट को जरूर से बढ़ा दिया होगा, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, कम कर देंगे। ये सारी चीजें मैंने आगे लिखवा रखी है, तो आपको वो लिखने को मिलेगी, अपन समझ रहे हैं। और कोई इनकम क्रेडिट ही नहीं हुई अभी तक, आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, तो आप क्या करें उसको? कोई इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, तो उसको प्रॉफिट में ऐड करेंगे, लेस करेंगे? सर ऐड कर देंगे। तो बात ये बन गई, अगर कोई एक्सपेंस रॉन्गली डेबिट हो गया है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं, ऐड बैक करके कर सकते हैं। यदि कोई एक्सपेंस लेस ही नहीं हुआ है तो उसको लेस कर दो, तो हो सकता है। अगर कोई इनकम रॉन्गली क्रेडिट हो गई है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, लेस करके। अगर कोई इनकम क्रेडिट ही नहीं हुई है तो अब कर दो। तो ये दो बातें तो नॉर्मल है, काम हुआ ही नहीं है तो अब कर देंगे, लेकिन ये दो बातें तो हो गई है, तो क्या करें? एक्सपेंस अगर रॉन्गली डेबिट हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए ऐड बैक करना होता है प्रॉफिट के अंदर, और अगर इनकम रॉन्गली क्रेडिट हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए लेस करना। यहां पर 5 लाख का अकाउंटिंग का प्रॉफिट दे रखा है, आइए अब कुछ बातें जो इसमें गलत हो रखी है उनको ठीक कर देते हैं। सबसे पहली बात तो देखें तो परचेज का कोई 50,000 का एक्सपेंस है जो कि कैश में है, वो एज पर इनकम टैक्स अलाउड ही नहीं है, वो लेस ही नहीं होना चाहिए था 50। मतलब ये जहां 10 लाख का एक्सपेंस है वहां 9.5 लाख ही लेस होने चाहिए थे, लेकिन हो तो गए भाई 10 लाख। 10 लाख कर रखे आपने, इसमें से 50 नहीं हो, अब क्या करें, सही कैसे करें? जल्दी से बताओ, सभी का आंसर मेरे पास आ, सभी लोग जल्दी से सोचो, क्या क्या करें भाई? कोई खर्चा था लेस, 9.5 लाख होना चाहिए था, 10 लाख लेस कर दिया, 50,000 ज्यादा लेस कर दिया आपने, और नीचे भी लिख के बता रहा है कि 50,000 रुपए का कोई एक्सपेंस था जो कि लेस नहीं होना चाहिए था, कर दिया, लेकिन तो सही कैसे करेंगे, ऐड बैक करके ही करेंगे। ऐड कर देंगे हम कैश परचेज। तो हमने 50,000 रुपीज का जो एक्सपेंस था वो प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया, वापस से ऐड कर दिया, क्योंकि 10 लाख की जगह 9.5 लेस होना चाहिए था, 9.5 लाख शुड हैव बीन डिडक्टेड, बट डिडक्ट हो गए हैं 10 लाख। तो ठीक कैसे करेंगे भाई, 50,000 आप ऐड बैक कर दो, अब इफेक्ट कितना रह गया उसका, 9.5 का ही रह गया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ है क्या। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कोई 20,000 का एक्सपेंस था जो कि पर्सनल नेचर का है, और वो भी अलाउड नहीं है, बताओ अब क्या करें? तो नहीं है अलाउड, लेकिन ये तो कर चुके हैं लेस, तो अब क्या करेंगे उसको ठीक करने के लिए? अब तो सभी का सही भी होना चाहिए, ऐड बैक करेंगे सब, वेरी गुड। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कितने, 2 लाख रुपए, 20,000 ही है लेकिन उसमें से पर्सनल, तो 20,000, बाकी 1,80,000 सही होंगे। जितना गलत है उसी को तो सही करना है अपन को, सारे के सारे 2 लाख का थोड़ी ना कुछ करना है, गलती कितने की, 20 की, तो 20 को ऐड बैक करते हैं, बाकी तो ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स 2,50,000 है,
मतलब डेप्रीशिएशन लेस कितना होना चाहिए था, 2,50,000 होना चाहिए था लेस एज पर इनकम टैक्स, लेकिन आपने लेस कितना कर रखा है, 2 लाख कर रखा है। तो बताओ क्या किया जाए, दो तरीके हैं इसको करने। फर्स्ट थिंग तो ये कि आप 50,000 और लेस कर दो, लेकिन मैं जो आपको प्रिफरेबल तरीका बताऊंगा वो ये है कि अकाउंटिंग वाले डेप्रिसिएशन को ऑलवेज ऐड बैक करो और इनकम टैक्स वाले को लेस करो। तो ना तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा और ना ही कभी कोई गलती होगी, क्योंकि आगे गलती होने के चांसेस होते हैं। तो हम ऐड किसको कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वाले डेप्रिसिएशन को तो ऐड कर दो जो कि 2 लाख है, और लेस कर दो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनकम टैक्स वाला 180 होता, 180 होता, तो आप फिर क्या करते, 2 लाख लेस हो रखा होता लेकिन होना था 180, तो आप 20,000 को ऐड बैक करते, फिर दिमाग लगाना पड़ता। इससे अच्छा आप क्या करो कि अकाउंट्स वाले को ऑलवेज ऐड करो और इनकम टैक्स वाले को ऑलवेज लेस करो, आपका एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाए। तो हम यहाँ पर इनकम टैक्स वाले को लेस करें। ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, कैपिटल नेचर के खर्चे अलाउड ही नहीं होते हैं इनकम टैक्स के। इसने देखो एक कैपिटल नेचर का खर्चा बता रखा है 3 लाख रुपीज का, तो अब उसका क्या करें, ये खर्चा तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तो ये लेकिन ये तो लेस हो गया है। अब क्या करें, इस प्रॉफिट में लेस हो रखा है, जो निकाल रखा है गलत है, तो इसको सही कैसे करेंगे, ऐड बैक करके। परचेज ऑफ बिल्डिंग, 3 लाख रुपीज। ये पॉइंट भी हो गया। कोई इनकम थी 50,000 की जो कि क्रेडिट ही नहीं हुई पीएनएल में, तो क्या करें अब इस इनकम का। कोई इनकम थी क्रेडिट होने से रह गई है, तो अब कर दो। अगर इनकम क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो ऐड कर देंगे इनकम नॉट क्रेडिटेड। इनकम क्रेडिट ही नहीं हुई 50,000। सारे एडजस्टमेंट हो गए, देखो परचेज से रिलेटेड हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, जनरल एक्सपेंस के बारे में कुछ है ही नहीं तो सही होगा, डेप्रिसिएशन का हो गया, बिल्डिंग परचेज। सेल्स में भी कुछ होता ही नहीं है, सेल्स तो सेल्स ही है पीएनएल में। क्लोजिंग स्टॉक, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ आनी चाहिए क्या, इसके बारे में वैसे तो कहीं कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको खुद को इतनी नॉलेज होनी चाहिए इनकम टैक्स की। क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बिजनेस के पीएनएल में आ सकती है क्या, नहीं सर नहीं आ सकती। तो अब इसका क्या करें, ये इनकम तो यहाँ क्रेडिट हो रखी है, आपका प्रॉफिट बढ़ा रखी है ये इनकम, तो इसको हटाओ यहाँ से, भेजो यहाँ से इस इनकम को, तो लेस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल सा आपको आपके प्रॉफिट पर इम्पैक्ट देखना है। कोई चीज जबरदस्ती आपके प्रॉफिट को बढ़ा रही है तो उसको हटाओ, लेस करके भगा दो। कोई इनकम आपके, कोई एक्सपेंस आपका ज्यादा लेस हो रखा है, ऐड बैक कर दो। ये दो चीजें सबसे ज्यादा काम आती है। तो ये 3 लाख रुपीज का भी हमने आखिरी एडजस्टमेंट कर दिया। ये 3 लाख रुपीज का क्यों किया हमने एडजस्टमेंट, क्योंकि ये इनकम यहाँ आनी नहीं चाहिए, आ रखी है, तो इसको सही कैसे करेंगे, लेस करके सही। सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। पीजीबीपी की इनकम ना निकाल दो, कितनी आई है, 5,70,000। दिस इज योर इनकम। और अब ये जो अपन ने अभी क्या करें कि कुछ चीजें ऐड करी, कुछ चीजें लेस करी, लेकिन यहां पर क्या चीज अलाउड होनी चाहिए, क्या चीज डिसअलाउड होनी चाहिए, क्वेश्चन ने ही बता दिया। लेकिन जब हम पीजीबीपी पढ़ लेंगे तो हमको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि क्या चीज अलाउड होती है, क्या चीज डिसअलाउड होती है, और फिर वो हम खुद ही कर देंगे। जैसे क्वेश्चन बाद में क्या लिखेगा कि 50,000 की परचेज कैश में, अब हमें ध्यान होना चाहिए तो अलाउड ही नहीं हो सकती। क्वेश्चन बाद में क्या लिखेगा, 20,000 का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर्सनल है, फिर हमें पता होना चाहिए अलाउड नहीं होता, यहाँ तो खुद लिख कर बताया है कि इस खर्चे को लेस। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट। और ये पीजीबीपी की कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरमीडिएट लेवल पर इस लेवल का आता है, इतने एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं। कोई बड़ा आता है तो, वैसे छोटे आने लग गए आजकल। पिछले 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बड़े छोटे। आपसे पूछते कोई एक्सपेंस अलाउड होगा या नहीं होगा ये बताओ, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन थियोरेटिकली लिखना पड़ता है, 2 नंबर मिल जाते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है।
वो एग्जाम के क्वेश्चंस में बात करेंगे। सो दिस वाज द कंसेप्ट। बताइए बेटा ये क्लियर है कि नहीं सभी को? यस हो? ये शुभांगी बिल्कुल, आप जो पॉइंट कर रहे हो बिल्कुल हो। So this is the reason and concept why we study PGBP, profits and gains from business and profession. So this is the detailed answer. इसको कर लीजिए आप लोग नोट। देखिए एड बैक क्या होता है? डिसअलाउड एक्सपेंसेस, या फिर जिसे हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस रॉन्गली डेबिटेड, या एक्सेस डेबिटेड भी बोल सकते हैं। वो चीजें क्या होती है? ऐड। कोई खर्चा आपने ज्यादा लेस कर दिया, ज्यादा लेस कर दिया, या फिर गलती से लेस कर दिया, तो वो चीजें क्या होनी चाहिए? ऐड बैक। या फिर कोई इनकम क्रेडिट ही नहीं हुई, तो वो चीज भी क्या होती है? ऐड होती है। तो देखो ऐड होने में दो चीजें और लेस होने में भी दो ही चीजें। दो चीजें कौन सी लेस होगी? या तो कोई एक्सपेंस लेस ही नहीं करा हमने, तो लेस होगा अब। या फिर कोई इनकम हमने गलती से क्रेडिट कर रखी, जैसे अपन ने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कर रखी थी, तो उसको सही कैसे करते हैं? लेस करके। तो या तो कोई चीज ऐड होगी या कोई चीज लेस होगी, बस इतनी सी बात है। तो ऐड बैक कौन सी चीजें होती है? जो हमारे प्रॉफिट को जबरदस्ती कम कर रखा है जिन चीजों ने, वो ऐड बैक होती है। और जिन चीजों ने जबरदस्ती हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, वो चीजें लेस होती है। जबरदस्ती मतलब गलती से कर रखा है कोई काम। तो इसको जल्दी से नोट करिए बेटा और मुझे कंफर्म करिए। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं एक बात, कि हमको यहाँ पर करना क्या होता है, प्रॉफिट के अंदर क्या एडजस्टमेंट करना होता है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग लेते हैं। इसमें एड बैक क्या क्या करना होता है? पहली चीज, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स वालों ने मना कर रखा है जिस एक्सपेंस के लिए कि ये अलाउड होगा ही नहीं, तो उसको ऐड बैक कर दो। या फिर दूसरे शब्दों में बोले, कोई एक्सपेंस एक्सेस डेबिटेड है, ज्यादा डेबिट कर रखा है, तो उसको भी तो ऐड बैक ही करेंगे। थर्ड चीज, ये तो एक्सपेंस साइड की बात हो गई। इनकम साइड से किस चीज को ऐड करा जाता है? जो इनकम क्रेडिट ही नहीं हुई। क्रेडिट होती तो वो प्रॉफिट बढ़ाती ना, वो हुई नहीं है तो अब बढ़ाओ, उसको क्रेडिट करो। लेस क्या चीजें होती है? फर्स्ट थिंग तो अलाउड एक्सपेंसेस। मान लीजिए कोई अलाउड एक्सपेंसेस है, आपने लेस ही नहीं करा उसको, अब कर दो। एक्सपेंस लेस डेबिटेड बोल सकते हैं। कोई एक्सपेंस है आपने कम डेबिट करा, 50,000 डेबिट होना चाहिए था, आपने 20 ही करा है, तो 30 और कर दो। इनकम साइड से सोचे तो कौन सी चीज लेस होनी चाहिए? कोई इनकम है जो कि आपकी रॉन्गली क्रेडिट हो रखी है, गलती से आप आ गई, ये एडजस्टमेंट। और इसके बाद में जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसको हम बोलते हैं पीजीबीपी। इस फॉर्मेट को भी बेटा आप नोट कर लीजिए।
और इसको हम बोलेंगे फॉर्मेट ऑफ पीजीपीपी। तो फाइनली अपन इस क्लास में देख चुके हैं कि हम पीजीपीपी क्यों पढ़ते हैं और क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो सारी बातें अपन देख चुके हैं। चलिए बेटा, तो आज अपन करेंगे इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम सेक्शन 28 इसके सेक्शंस एंड ऑल बातों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।